नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र वर्मा अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ महेंद्र पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इल्तुतमिश के बारे में, जिसे कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को क्यों कहा जाता है, उसने दिल्ली सल्तनत के लिए कौन सा काम किया, इन सारी चीज़ों पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इल्तुतमिश का जो है टाइम पीरियड कब से कब तक है। तो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड है वह 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक है। अब हम बात करेंगे कि इल्तुतमिश ने कौन कौन सी उपाधियां धारण किया था। तो आप देखेंगे कि मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने 4 उपाधियां धारण किया था। पहली उपाधि है अमीर उल उमरा। इसकी पहली उपाधि है अमीर उल उमरा। इसकी दूसरी उपाधि है सुल्तान ये आजम। इसकी तीसरी उपाधि है ईश्वर की भूमिका का रक्षक। इसकी चौथी उपाधि है ईश्वर के सेवकों का सहायक। ये 4 उपाधियां जो है इल्तुतमिश ने धारण किया था। अगर हम वंश की बात करें तो ये जो है शमसी वंश का था। मोहम्मद गोरी जो था वो संसबनी वंश का था, और यह किस वंश का है? शमसी। तो कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए इस पर ध्यान देना है। अगर हम जाति की बात करें कि इल्तुतमिश किस जाति का था, तो यह इल्बरी तुर्क था। यह जो है इल्बरी तुर्क था, है ना, इल्बरी जनजाति का था। अब बात आती है कि इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसको बनाया है। तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया है, जबकि इसके पहले जो शासन कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था। और एक वजह यह भी है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। एक क्वेश्चन बार बार टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, सिविल में भी पूछा जाता है कि सुल्तान इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक्तेदार था अथवा कहाँ का सूबेदार था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बदायूं। सुल्तान बनने के पूर्व बदायूं का इक्तेदार था या सूबेदार था। अच्छा, अब बात आती है कि इल्तुतमिश का अर्थ क्या होता है। तो इल्तुतमिश का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का शाब्दिक अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। ठीक है। अब बात आती है कि इल्तुतमिश को किसने खरीदा था अथवा इल्तुतमिश किसका गुलाम था। तो मोहम्मद गोरी के कहने पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1 लाख जीतल में खरीदा था। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगर इसकी थोड़ी सी हम कहानी बताएं तो इल्तुतमिश के कई भाई थे, और सबसे सुंदर जो था उन सभी भाइयों में वह इल्तुतमिश था। इसी वजह से इसके भाई इससे घृणा करते थे और उन्होंने इसको बेच दिया। ठीक है। और बाद में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1 लाख जीतल में खरीद लिया। अगर बात आता है जब कुतुबुद्दीन ने इसे खरीदा तो इसको कौन सा पद प्रदान किया अपनी सेना में या अपने साम्राज्य में, तो सर ये जानदार का पद प्रदान किया। सर ये जानदार का पद क्या होता था? अंगरक्षकों का प्रधान। जब सुल्तान चलता था उसकी हिफाजत के लिए अंगरक्षक चलते थे, तो उन जो अंगरक्षक के मुखिया होते थे उनका पद होता था सर ये जानदार। अब बात आती है कि बताइए जो है आप इल्तुतमिश को गुलामी से छुटकारा कब मिली है। तो 1205-6 ईस्वी में। आप देखेंगे कि 1205 में मोहम्मद गोरी गौर से भारत में आता है, और 6 ईस्वी में 1206 ईस्वी में वह वापस गौर जाता है। लेकिन रास्ते में गोरी की हत्या कर देते हैं खोखर लोग, है ना, गोरी की हत्या कर देते हैं। लेकिन हत्या करने के पूर्व उसने गोरी की बड़ी सहायता की थी खोखर अभियान में, तो जिससे खुश होकर के जो है गोरी ने ऐबक से कहा था कि इसको दास्ता से मुक्त कर दीजिए। तो आप देखेंगे गोरी ने ऐबक को तो दास्ता से मुक्त नहीं किया, लेकिन गोरी के कहने पर ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया था 1205-6 ईस्वी में। तो इस प्रकार से जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो यह किसी का गुलाम नहीं था।
आप देखेंगे 1210 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है, लेकिन इसको मान्यता कब मिलती है? बगदाद के खलीफा से। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा थे जिनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह, जिनका नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह ने इसे सुल्तान पद की स्वीकृति थी। बोला कि हमें आप सुल्तान के रूप में स्वीकार हो, दिल्ली सल्तनत के आप वैधानिक सुल्तान हो। और इसके साथ साथ इसको एक खिलात दिया। खिलात मतलब होता है वस्त्र प्रदान किया। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि इल्तुतमिश को सुल्तान पद की स्वीकृति किसी शासक ने नहीं दिया था, बल्कि बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने दिया था। यही वजह है कि इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्त कि इल्तुतमिश ने कौन कौन से कार्य किए हैं। तो इल्तुतमिश के कार्य के तीन चरण हैं, यानी कि इल्तुतमिश ने अपने संपूर्ण कार्य को 3 चरणों में जो है पूरा करता है। तो सबसे पहले हम प्रथम चरण की बात करेंगे कि प्रथम चरण में जो है इल्तुतमिश ने क्या काम किया है। तो प्रथम चरण में सबसे पहले उसने कुबाचा से युद्ध किया है। सबसे पहले उसने यल्दौज और कुबाचा से युद्ध किया है। तो सबसे पहले हम यल्दौज से युद्ध की बात करते हैं। यल्दौज से युद्ध की बात करते हैं सबसे पहले, फिर कुबाचा से युद्ध की बात करेंगे। तो अगर हम यल्दौज की बात करें तो यल्दौज जो है गजनी का शासक था, और यल्दौज जो है गोरी का दास था। गोरी के कई दास थे, जैसे यल्दौज भी गोरी का दास था, कुबाचा भी गोरी का दास था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी गोरी का दास था। आपने देखा है जो बंगाल और बिहार जीता है, जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, वह भी गोरी का दास था। तो यल्दौज गोरी के मरने के बाद जो है गजनी का जो है शासक हुआ है, और गजनी का शासक बनने के साथ साथ उसने जो है दिल्ली पर भी अपना दावा पेश किया। बोला कि चूँकि मोहम्मद गोरी के दास हम हैं और आप कुतुबुद्दीन ऐबक के दास हैं, तो गोरी के राज्य पर हमारा अधिकार होता है। तो दिल्ली पर दावा पेश किया। रिजल्ट यह हुआ कि तराइन का तृतीय युद्ध हो गया। रिजल्ट ये हुआ कि तराइन का तृतीय युद्ध हो गया। अब बात आती है कि तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ है। तो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ है 1215 ईस्वी में। ठीक है, तो तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध तो आप जानते हैं। और यहाँ आप एक चीज़ और जान ले, तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ है 1215 ईस्वी में। और जो तराइन का तृतीय युद्ध हुआ है यह यल्दौज के बीच में हुआ है वर्सेज, यानी कि बनाम इल्तुतमिश के बीच में हुआ है। या इस युद्ध में जो है यल्दौज पराजित हो गया, और इस युद्ध में जो विजयी हुआ है उसका नाम है इल्तुतमिश। और आप देखेंगे यल्दौज को कैद कर लिया गया, और बाद में यल्दौज को जो है बदायूं लाया गया। इल्तुतमिश ने बंदी बनाकर यल्दौज को बदायूं लाया, और बदायूं ला करके यल्दौज की हत्या कर दी गई। तो इस प्रकार से यल्दौज का दिल्ली पर जो दावा है उसके लिए ख़तरनाक साबित हुआ। वह दिल्ली भी नहीं पाया और उसकी हत्या भी कर दी गई।
इसी प्रथम चरण में वह मोहम्मद गोरी के एक दूसरे गुलाम से युद्ध करता है और उसका नाम है कुबाचा। तो हम कुबाचा से युद्ध की बात भी कर लेते हैं। कुबाचा जो है मुल्तान का शासक था। कुबाचा जो है मुल्तान का शासक था। अगर हम कुबाचा की बात करें कि तो यह कहाँ का शासक था, तो मुल्तान का शासक था। लेकिन देखते देखते इसने सिंध पर भी अधिकार कर लिया। देखते देखते इसने भटिंडा पर भी अधिकार कर लिया और इसके बाद इसने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। तो फिर इसके इस विस्तारवादी नीति को रोकना इल्तुतमिश के लिए बहुत ज़रूरी था। तो आप देखेंगे कुबाचा को जो है इसे यानी कुबाचा को इसे इल्तुतमिश ने मंसूर के निकट जो है पराजित कर दिया। इसे इल्तुतमिश ने मंसूर के निकट पराजित कर दिया। और जब इसकी पराजय इल्तुतमिश ने कर दिया तो यह इतना ज़्यादा अपमानित स्वयं को महसूस किया कि कुबाचा ने जो है सिंध नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गोरी का कौन सा दास सिंध नदी में कूद कर आत्महत्या कर लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुबाचा। क्यों आत्महत्या किया था? क्योंकि वह इल्तुतमिश के हाथों पराजित हो गया था। तो प्रथम चरण में इल्तुतमिश ने यल्दौज और कुबाचा को पराजित किया है। अब हम सेकंड चरण पढ़ेंगे। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त। अब हम सेकंड चरण पढ़ेंगे कि सेकंड चरण में क्या किया है, यानी कि द्वितीय चरण में देखेंगे हम क्या करेंगे। तो द्वितीय चरण में इल्तुतमिश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या थी वो थी मंगोल समस्या। और मंगोल समस्या उसके सामने आई है 1221 ईस्वी में। ठीक है, कैसे? आप देखेंगे एक मंगोल नेता था और इस नेता का नाम है चंगेज खां। इस नेता का नाम है चंगेज खां। कभी कभी इसका मूल नाम पूछ लेता है, तो इसका मूल नाम था तैमूजिन। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो मंगोल नेता चंगेज खां है वह 1221 ईस्वी में आप देखेंगे पर्सिया के शासक, आप देखेंगे पर्सिया मतलब क्या होता है? ईरान। पर्सिया मतलब क्या होता है? ईरान। आप देखेंगे 1221 में मंगोल नेता चंगेज खां अर्थात तैमूजिन ने पर्सिया के शासक ख्वारिज्म शाह, पर्सिया के शासक ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। ख्वारिज्म शाह के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अब जब पर्सिया के शासक ख्वारिज्म शाह का पूरा साम्राज्य चंगेज खान ने नष्ट कर दिया, तो यह जान बचाने के लिए ख्वारिज्म शाह जो है जान बचाने के लिए कैस्पियन सागर की तरफ भागा। कैस्पियन सागर की तरफ भाग गया। समझ रहे हैं?
कैस्पियन सागर की अगर यहाँ मैप बना दें तो यहाँ आप देखिएगा भारत हो गया, ये ऊपर वाला बेल्ट जो है चाइना हो गया, इसके ऊपर वाला जो बेल्ट है वो रसिया हो गया, और इधर फिर कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तमाम है, फिर ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, फिर ईरान हो गया, फिर इराक हो गया। तो ये इराक है, ये ईरान है, और यहाँ पड़ता है कैस्पियन सागर, यहाँ पड़ता जो है कैस्पियन सागर। तो यह ईरान से निकला कैस्पियन सागर की तरफ बढ़ा, और ये जो बेल्ट आप सब देख रहे हैं, ये सारा बेल्ट जो है ये मंगोलों के अधिकार क्षेत्र में था। तो मंगोलों का साम्राज्य बहुत बड़ा था, और इतने बड़े साम्राज्य का मालिक जब ईरान पर आक्रमण करेगा तो यहाँ के शासक का बच पाना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन इसका जो बेटा था उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, उसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी, इसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। अब ये जलालुद्दीन मंगबरनी जो है ईरान से भारत की तरफ आया और सिंधु नदी तक आया, और सिंधु नदी से जो है एक लेटर भेजता है दिल्ली इल्तुतमिश के पास, है ना, कि मैं बड़ी मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लीजिए। लेकिन अगर इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगबरनी को बचाता सिंधु नदी पर आकर, तो चंगेज खां दिल्ली पर आक्रमण कर देता, और इल्तुतमिश के बस की बात नहीं थी कि वह चंगेज खां से निपट पाता, इसीलिए उसने जलालुद्दीन मंगबरनी की कोई सहायता नहीं की। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे फिगर में। तो आप देखिएगा कि ख्वारिज़्म शाह का जो लड़का है जलालुद्दीन मंगबरनी, वह भारत आ गया, वह भारत आ गया, और भारत में किस नदी के तट पर आया? सिंधु। ठीक है। जलालुद्दीन मंगबरनी ने अपने दूत, इसका दूत कौन था? आइनुल मुल्क के माध्यम से इल्तुतमिश से सहायता मांगी, इल्तुतमिश से सहायता मांगी कि मंगबरनी ने कहा आइनुल मुल्क से कि आप जाइए और इल्तुतमिश से कहिए कि सिंधु नदी पर आए और हमारी यानी कि जलालुद्दीन मंगबरनी की सहायता करे। लेकिन आप देखेंगे इल्तुतमिश ने जो है, आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने आइनुल मुल्क की हत्या करवा दी, और जो है जलालुद्दीन मंगबरनी को कोई सहायता नहीं दिया, कोई सहायता नहीं दिया। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि चंगेज खां के आक्रमण से अपनी दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि मंगोल आक्रमण या मंगोल समस्या भारत पर किस समय हुई? 1221 में। मंगोल नेता कौन था? तो चंगेज खां। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? तैमूजिन। ठीक है। तैमूजिन ने कहाँ के शासक के साम्राज्य को नष्ट कर दिया था? ईरान या पर्सिया के। उसका नाम है क्या? ख्वारिज़्म शाह। भारत में कौन आया है? जलालुद्दीन मंगबरनी। किसके माध्यम से सहायता मांगी है? आइनुल मुल्क को, जो उसका दूत था। लेकिन क्या इल्तुतमिश ने सहायता किया है? तो नहीं किया है। तो इस प्रकार से सिंधु नदी तक जो है इसका पीछा करते हुए चंगेज खां भारत आया। लेकिन जब मंगबरनी सिंधु नदी से फिर वापस पर्सिया की तरफ चला गया तो चंगेज खां भी उसके साथ पर्सिया की तरफ चला गया। ठीक है दोस्त।
अब हम बात करेंगे तृतीय चरण की। अब हम बात करेंगे तीसरे चरण की, कि तीसरे चरण में जो है क्या काम हुआ है। तो तीसरे चरण में आप देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान किया है, और पहला है बिहार प्लस बंगाल विजय, बंगाल प्लस बिहार विजय। और यह विजय उसने किया है जो है 1226 ईस्वी में। यह विजय उसने किया है 1226 ईस्वी में। अब आपको बता दें कि जिस समय इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर शासन कर रहा था, उस समय बिहार और बंगाल की गद्दी पर शासन कर रहा था हेसामुद्दीन एवाज खिलजी। हेसामुद्दीन एवाज खिलजी। हेसामुद्दीन एवाज खिलजी जो है वह बंगाल पर शासन कर रहा था। तो आप देखेंगे हेसामुद्दीन एवाज खिलजी के खिलाफ जो है इल्तुतमिश ने जो है अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद को भेजा। नसीरुद्दीन महमूद को भेजा, और इस युद्ध में हेसामुद्दीन जो है पराजित हो गया, और इस युद्ध में जो है उसका बेटा नसीरुद्दीन जो है विजयी हो गया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बंगाल और बिहार को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इसके बाद हम बात करेंगे रणथंभौर विजय। इसके बाद हम बात करेंगे रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय भी जो है इल्तुतमिश ने जो है 1226 ईस्वी में किया है, ठीक है। और इस समय रणथंभौर की जो राजधानी थी उसका नाम है मंदसौर, और आप देखेंगे उसने इस पर क्या कर लिया है, अधिकार कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रणथंभौर की राजधानी मंदसौर पर इल्तुतमिश ने कब अधिकार किया है, तो 1226 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करेंगे जो है रणथंभौर के बाद हम बात करेंगे जालौर विजय की। रणथंभौर के बाद हम बात करेंगे जालौर विजय की बात करेंगे। तो इल्तुतमिश ने जालौर विजय किया है 1228-29 ईस्वी में, और यहाँ का जो शासक था उसका नाम है उदय सिंह, और उदय सिंह जो है पराजित हुआ और इल्तुतमिश की अधीनता को स्वीकार कर लिया। तो आप कह सकते हैं कि जालौर ने उसकी अधीनता स्वीकार किया, यानी कि जीत लिया था। तो और यहाँ का जो शासक कौन था, उसका नाम है उदय सिंह। तो अगर जालौर विजय की बात किया जाए तो क्या हो जाएगा 1228 या 29 ईस्वी। इसके बाद है ग्वालियर योम कलिंजर विजय। ग्वालियर योम कलिंजर विजय। ग्वालियर योम कलिंजर विजय की बात करें तो 1231 ईस्वी में जो है इल्तुतमिश ने ग्वालियर और कलिंजर की विजय करी थी। ग्वालियर का जो शासक था उसका नाम था मंगल देव। इसके अलावा जो कलिंजर का शासक था उसका नाम था तरलोक्य वर्मा। तरलोक्य वर्मा। तो हम आपको बता दें कि 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के शासक मंगल देव को पराजित कर दिया, और 1231 ईस्वी में ही कलिंजर के शासक तरलोक वर्मा को पराजित कर दिया, और इल्तुतमिश का जो है अधिकार हो गया, और इल्तुतमिश का जो है इनके राज्य ग्वालियर और कलिंजर पर अधिकार हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे मालवा विजय की बात करेंगे कि मालवा विजय उसने कब किया था। तो अगर हम मालवा विजय की बात करें इल्तुतमिश के,
तो इल्तुतमिश का जो मालवा विजय हुआ है वह 1234-35 ईस्वी में हुआ। मालवा में एक मंदिर पड़ता है उज्जैन में, मालवा के उज्जैन में एक मंदिर पड़ता है और उस मंदिर का नाम है महाकाल मंदिर। उस मंदिर का नाम है महाकाल मंदिर। और आपको हम बता दें, मालवा अभियान के दौरान उसने महाकाल मंदिर को जो है नष्ट कर दिया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इल्तुतमिश ने किस मंदिर को नष्ट किया था, तो आंसर हो जाएगा जो है उज्जैन का महाकाल मंदिर। इसके बाद हम बात करेंगे दोआब विजय, इल्तुतमिश का दोआब विजय। इल्तुतमिश का दोआब विजय की बात करेंगे तो दोआब विजय में जो है मुख्य रूप से बदायूं आता है, इसके बाद बनारस आता है और इसके बाद जो है कन्नौज आता है। तो दोआब विजय के अंतर्गत उसने बदायूं को, बनारस को और कन्नौज को जो है जीत लिया। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके समय अवध के पिरथू का विद्रोह हुआ था, किसके समय जो है अवध के पिरथू का विद्रोह हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश के समय अवध के पिरथू का विद्रोह हुआ था। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा दोस्त, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आगे स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब बात आती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए चालीसा दल का गठन किसने किया था। तुर्कान ये चहलगानी, तुर्कान ये चहलगानी, जिसका एक नाम और मिलता है चालीसा दल, इसका जो है गठन किसने किया था, इसका गठन किसने किया था। तो हम आपको बता दें, चालीसा दल में जो है 40 सरदार थे और ये सरदार कैसे थे, गुलाम सरदार थे। और ये गुलाम सरदार किसके थे, इल्तुतमिश के थे। तो हम आपको बता दें, इल्तुतमिश ने अपने 40 गुलाम सरदारों को इकट्ठा करके जो है एक दल बनाया था। चूँकि इसको कुतुबुद्दीन ऐबक के सरदारों पर और मोहम्मद गोरी के सरदारों पर कोई विश्वास नहीं था, तो उसने अपने 40 गुलामों को इकट्ठा करके एक दल बनाया था और उसका नाम है तुर्कान ये चहलगानी, और इसी को कहते हैं चालीसा दल। तो 40 गुलामों को इकट्ठा करके चालीसा दल का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने किया था। एक और क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने इकता प्रथा को प्रारंभ किया था। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। अब यहाँ पर अगर पूछ ले कि इकता का अर्थ क्या होता है, तो इकता का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। इकता का क्या अर्थ होता है, जमीन का टुकड़ा होता है इसका अर्थ। जैसे हम बता दें कि इल्तुतमिश अभी नया नया शासक बना था और अगर वह किसी से कहता कि इलाहाबाद का बेल्ट आप संभालिए, तो वह इल्तुतमिश से पैसा मांगता। पैसा तो उसके पास था नहीं, तो उसने बोल दिया कि इलाहाबाद की पूरी ज़मीन आपकी है, वहाँ से जो भू राजस्व निकलता है उसको आप ले लीजिए, जब आपका वेतन
हो जाए तो उससे जो फालतू आप मेरे पास भेज दीजिएगा। तो इस प्रकार से उसका शासन व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सका और उसके जो अमीर थे वो भी नाराज़ नहीं हुए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि एकता प्रथा को किसने प्रारंभ किया था, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अब बात आता है कि पहली बार मुद्रा व्यवस्था को किसने ठीक ठाक किया, या पहली बार किसने जो है मुद्रा व्यवस्था को अपनाया। तो आप देखेंगे इल्तुतमिश ने जो है 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे। एक चांदी का सिक्का था, एक चांदी का सिक्का था, और चांदी के सिक्के का जो नाम था वो टंका था। ठीक है, और इसका वजन था 175 ग्रेन। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने चांदी का सिक्का टंका चलाया है। अगर मुद्रा व्यवस्था में बात किया तो दूसरी मुद्रा उसने तांबे की चलाई थी, और तांबे का जो सिक्का होता था उस तांबे का सिक्का का नाम था जीतल। तांबे के सिक्के का क्या नाम था? जीतल। तो क्वेश्चन पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का कौन सा शासक है जिसने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा क्या? इल्तुतमिश। और टंके और जीतल में अगर अनुपात पूछ ले कि टंके और जीते का अनुपात कितना था, तो 1:48 था। यानी कि एक टंके में कितने जीतल मिल सकते थे? 48 जीतल मिल सकते थे। अगर शाही सेना की बात करें कि दिल्ली सल्तनत में कौन सा शासक है जिसने पहली बार केंद्र में शाही सेना रखी, तो आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। और अगर पूछ ले किसने अस्थाई सेना रखी, तब आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, सैनिक व्यवस्था की बात करें, अगर हम बात करें कि इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था, किसे अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो आंसर हो जाएगा रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। रजिया को अपना उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन इल्तुतमिश के मरने के बाद रजिया गद्दी पर बैठी नहीं है। इल्तुतमिश के मरने के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा है। रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठा है, जो कि बहुत अयोग्य था, और शासन पर जो प्रभाव था वह इसकी माता का प्रभाव था, और इसकी माँ का नाम था शाह तुर्कान, जो कि बहुत ही कुचक्री महिला थी, और इसने विभिन्न प्रकार का टैक्स लगा दिया था जनता के ऊपर। और यही वजह है कि इसके काल में, यानी रुकनुद्दीन फिरोज के काल में जो है एक विद्रोह होता है, और उसका पूरा फ़ायदा रजिया उठाती है और रुकनुद्दीन को बंदी बनाकर हत्या करवा देती है और वो शासिका बन जाती है। तो उसको पता था इल्तुतमिश को कि मेरे मरने के बाद मेरे कोई पुत्र योग नहीं है, तो इसलिए रजिया को उसने अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया था। अगर हम बात करें जो सिक्के हैं, चाहे तांबे के सिक्के हों चाहे जिसके सिक्के हों, इस पर आप देखेंगे जो बगदाद का खलीफा है, जो बगदाद का खलीफा है अल मुंतसिर बिल्लाह, बगदाद का खलीफा जो है अल मुंतसिर बिल्लाह, उसका जो है नाम अंकित है। अल मुंतसिर बिल्लाह का आप देखेंगे नाम अंकित है। अल मुंतसिर बिल्लाह का जो है नाम आपको मिलेगा, क्योंकि इसी ने इल्तुतमिश को सुल्तान पद की स्वीकृति और खिला दिया था। अगर हम स्थापत्य कला की बात कर लें, अगर हम स्थापत्य कला की बात कर लें, तो इसी ने जो है कुतुब मीनार को पूरा करवाया था। कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, इसी ने पूरा करवाया था। पूरा करवाया इसी ने जो है जोधपुर में, इसी ने जोधपुर में अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। अतारकिन का दरवाज़ा बनवाया। ठीक है, इसी ने आप देखेंगे दिल्ली में
इसी ने आप देखेंगे दिल्ली में जामा मस्जिद बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया। ठीक है, इसी ने दिल्ली में क्या बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्त, फिर आगे जो है बढ़ाते हैं आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा, इसने दिल्ली में जो है 2 मदरसा भी बनवाया था, 2 मदरसा बनवाया था। एक मदरसे का नाम है मदरसा ये मुइज्जी। ठीक है, मदरसा और मकतब में क्या अंतर होता है? जो मदरसा होता है उसमें उच्च शिक्षा दी जाती है, ठीक है, और जो मकतब होता है, एक मकतब होता है और एक मदरसा होता है, मदरसे में उच्च शिक्षा, विश्वविद्यालय स्तर का शिक्षा, और जो मकतब होता है इसमें प्राइमरी स्तर की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसमें छोटी शिक्षाएं दी जाती है। तो मदरसा ये मुइज्जी मोहम्मद गोरी का नाम था, उसने मोहम्मद गोरी के नाम पर एक मदरसा बनवाया, उसका नाम है मदरसा ये मुइज्जी। और आप देखेंगे इसने जो दूसरा मदरसा बनवाया है उसका नाम है मदरसा ये ना सिरिया, उसका नाम है मदरसा ये नासिरिया। नासिरिया मतलब नसीरुद्दीन महमूद इसका बेटा था, और अपने बेटे के नाम पर उसने दूसरा मदरसा बनवाया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने जो है अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद, अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया, मकबरा। और इसके बेटे का जो मकबरा है उसका नाम है सुल्तान गढ़ी। इसने अपने बेटे नसीरुद्दीन महमूद का मकबरा बनवाया। ठीक है, और अगर नोट करने की बात किया जाए तो यह भारत का प्रथम मकबरा है। तो अगर पूछा जाए कि भारत का पहला मकबरा कौन है तो सुल्तानगढ़ी। ठीक है, और यह सुल्तानगढ़ी किसका मकबरा है? तो आंसर हो जाएगा नसीरुद्दीन महमूद का। और नसीरुद्दीन महमूद किसका पुत्र है? तो इल्तुतमिश का। इसके अलावा आप देखेंगे इसने जो है बदायूं में हौज ये शमसी तालाब, इसने बदायूं में हौज ये शमसी तालाब तथा शमसी ईदगाह बनवाया, शमसी ईदगाह बनवाया। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तबकाते नासरी, तबकाते नासरी एक किताब है जो है दिल्ली सल्तनत को जानने का। तबकाते नासरी के जो लेखक हैं उनका नाम है मिनहाज
मिनहाज उस सिराज, उनका नाम है मिनहाज उस सिराज। तो आप कह सकते हैं तबकात नासरी के लेखक मिनहाज उस सिराज जो है इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। तो दोस्तों ये था इल्तुतमिश के बारे में, ठीक है। इसके पहले आप जाके वीडियो आप देखेंगे तो उसमें रजिया और बलबन के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, पहले पढ़ा चुके हैं। तो आप जब रिसर्च करेंगे तो उसमें रजिया और बलबन को पा जाएंगे। तो दोस्तों अगला जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे वह जो है खिलजी वंश के बारे में पढ़ाएंगे। और खिलजी वंश का जो संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी, वहाँ से हम चीज़ों को शुरू करेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, है ना। और जो है हमें अपना खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।